वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं सीटेट के जो भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे ये अगर वीडियो आप देखते हैं तो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सहपाठियों में भी जो हैं वो इसे शेयर कर दें, उन्हें भी इनका लाभ ज़रूर पहुंचाएं। और ये जो हैं वो हैं पैडागोगी जो हैं वो भाषा से रिलेटेड हैं, लैंग्वेज पेपर जो हिंदी और आपके संस्कृत लगभग दोनों के अभी भी आप एग्ज़ाम या रिव्यू सुनते होंगे अभ्यर्थियों से, तो उनका यही कहना है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो 15 नंबर का जो पैडागोगी पूछा जाता है वो हिंदी और संस्कृत का लगभग सेम पूछा जाता है। तो आप हिंदी का ढंग से पढ़ लें तो आप कहीं ना कहीं वो 15 नंबर वहाँ से भी आप आसानी पूर्वक क्रैक कर सकते हैं। साथ साथ जो 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो पैसेज टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट इसी का कुछ पॉइंट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट लेकर के आए हैं। ज़रूर इस वीडियो को बढ़िया से देखिए आप लोग। सबसे पहला टॉपिक है भाषा अर्जन से आप क्या समझते हैं। देखिए, भाषा अर्जन क्या होता है और एक है भाषा अधिगम क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। भाषा अर्जन जो है वो बच्चे वातावरण और परिवार जो हैं इन दोनों से सीखते हैं। जो वातावरण का मतलब ये हो गया कि बच्चों के जो समाज हैं, जो उनके अगल बगल के जो लोग हैं उनसे ही लोग जो हैं वो भाषा अर्जित करते हैं सुन सुन के। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भाषा अर्जन में वातावरण और परिवार आता है, अनुकरण करता है, बच्चे नकल करते हैं। अनुकरण का मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया यही है, प्राकृतिक प्रक्रिया इसे कहा जाता है। औपचारिक किसी प्रकार की साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अनुकरण कर करके बच्चे भाषा सीख जाते हैं। इसे मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा इनसे बच्चे सीख पाते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन से जो बच्चे हैं वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो भी होगा, अगर मान लीजिए कि अगर मिथिलांचल के कोई व्यक्ति हैं तो बच्चे मिथिला में अगर किसी घर में जन्मेंगे तो सबसे पहले जो है वो मैथिली बोलना स्टार्ट कर देंगे। कहीं भोजपुरी के बच्चे हैं तो भोजपुरी उनके घर में ज़्यादातर बोले जाते हैं तो वो सीख जाते हैं। ये सहज और स्वाभाविक है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आपने इनसे रिलेटेड 3-4 फैक्ट देखा कि व्याकरण, वातावरण एवं परिवार इनमें इम्पॉर्टेंट है इसको सिखाने में, भाषा अर्जित करने में बच्चों को। इनके अनुकरण करते हैं बच्चे, प्राकृतिक प्रक्रिया है, औपचारिक किसी भी तरह का साधन की ज़रूरत नहीं होती। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा बच्चे सीख पाते हैं, इसमें सहज और स्वाभाविक होता है, इसमें किसी भी तरह का रूल रेगुलेशंस की आवश्यकता नहीं होती, किसी व्याकरण सीखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को आसानी पूर्वक आप जिस भाषा के घर में जन्म लेंगे वो भाषा आसानी पूर्वक वो सीख पाते हैं अनुकरण कर करके। ठीक है, भाषा अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, ये आपसे देखिए। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो ये अधिगम जो है वो बच्चे गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक जो है वो सीखते रहते हैं। ठीक है, अधिगम लोग सीखते रहते हैं गर्भ से लेकर के और आपके कब्र तक, कहने का मतलब मृत्यु तक लोग जो हैं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जीवन में। तो ये औपचारिक साधनों की इनमें आवश्यकता होती है। साधनों की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको शिक्षक, विद्यालय, उसके बाद पाठ्य पुस्तक, उसके बाद कुछ कुछ जो हैं वो शिक्षा, पाठ्य शिक्षण की जो पद्धतियाँ होती हैं उन सब से लोग जो हैं वो सीख पाते हैं भाषा शिक्षा। इसमें बच्चे जो हैं वो व्याकरण और व्याकरण एवं नियम को सीख पाते हैं। उसके बाद ये बच्चे इसमें द्वितीय भाषा जो है वो सीख पाते हैं भाषा अधिगम के द्वारा। ठीक है, भाषा के नियम सीखते हैं इसमें। विद्यालय में प्रारंभ होता है ये, खास करके बच्चे जो हैं ये द्वितीय भाषा प्रारंभ कहाँ से करते हैं तो विद्यालय से आरंभ करते हैं। शिक्षक, विद्यालय, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण पद्धति, ये सब ये क्या है इनके साधन हैं सिखाने में। अब हम बात करेंगे अधिगम। अधिगम के प्रकार की बात करेंगे तो इसमें अधिगम क्रियात्मक अधिगम होता है, शाब्दिक या वाचिक अधिगम होता है, और एक होता है विचारात्मक अध्ययन। तो क्रियात्मक अध्ययन क्या होता है, क्रियाओं के स्वरूप एवं क्रियाओं की गति, इन सब से बच्चे जो सीखते हैं उसे हम क्रियात्मक जो हैं वो अधिगम कहते हैं।
दूसरा है शाब्दिक या वाचिक, संकेतों या अंकों या शब्दों, इन सब को दिखा दिखा करके जो है वो बच्चे जो सीखते हैं उसे शाब्दिक या वाचिक, संकेतों से, अंकों से, शब्दों से, इन सब से जो सीखता है तो शाब्दिक या वाचिक अधिगम कहते हैं। तीसरा है विचारात्मक, समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देख करके या सुन करके जो बच्चे सीखते हैं उसे हम विचारात्मक अध्ययन कहते हैं। तो 3 प्रकार के हैं, एक है क्रियाओं को देखते हुए सीखते हैं, दूसरा है शाब्दिक या वाचिक, बच्चे जो हैं वो संकेत, शब्द, वर्ड, इन सब को देख देख कर सीखते हैं, और तीसरा है विचारात्मक, वो जो समाज में बोला जाता है या फिर दैनिक जीवन में अनुभवों, मतलब समाज में जो चीज़ें होती है उनको देख कर समझ के फिर वो अनुभव करते हैं, तो इनसे भी जो है वो बच्चे सीख पाते हैं। भाषा अर्जन एवं अधिगम के संदर्भ में कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। ये क्या है, इनके बारे में हम समझेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है वो बच्चे, भाषा समाज के संपर्क का ही परिणाम है। बच्चे जो है वो भाषा समाज के संपर्क में रह करके ही सीखते हैं। पियाजे साहब कहते हैं, मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार से जो है वो समाज को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, ये आपको याद करके रखना है। और पियाजे साहब के अनुसार से संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया माध्यम है। ठीक है, बच्चे खुद ही जो हैं वो अंतः संज्ञानात्मक तंत्रों के द्वारा सोच के जो हैं वो खुद डेवलप कर लेते हैं भाषा को। और चॉम्स्की के अनुसार से जन्मजात होता है, भाषा सीखने या भाषा अर्जन करने का या अधिगम करने का जो प्रक्रिया है ये बच्चों के अंदर ये जन्मजात होता है, इनका कहना है चॉम्स्की के अनुसार, मतलब वाइगोत्स्की, पियाजे और चॉम्स्की। तो ये तीनों ये समझ गए समाज के संपर्क में आकर के, ये हैं आपका वाइगोत्स्की के अनुसार से। ठीक है, और उसके बाद आपका हो गया पियाजे से आपको याद रखना है संज्ञानात्मक तंत्रों के द्वारा। चॉम्स्की के अनुसार जन्मजात होता है बच्चे भाषा सीखने में। भाषा शिक्षण के सिद्धांत की अगर बात करें तो पहला है अनुबंध या साहचर्य, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है अभिप्रेरणा या रुचि। ठीक है, देखिए अनुबंध या साहचर्य क्या होता है। शैशवा अवस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या किसी भी चीज़ को दिखा दिखा करके उनको जो है वो हम बताते हैं। जैसे अगर मान लो पानी वर्ड बताना है तो पानी को दिखा के बोलते हैं पानी लेके आओ, और उस वर्ड को हम उसके साथ वो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से वो समायोजन कर लेते हैं। ठीक है, अपने आप में किसी वर्ड को, एप्पल को अगर बात करें, एप्पल नहीं सिखा रहे बल्कि वो दिखा रहे हैं एप्पल, तो धीरे धीरे उसको वो अपने आप में वो क्या करता है तो उसे समायोजित कर लेता है बच्चे। तो इसे हम कहते हैं अनुबंध या साहचर्य होता है, मतलब उसको अनुकरण कर करके। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो आपका संबंध वो स्थापित कर देता है, जिस वर्ड को आपको बताना है उस वस्तु को लेकर के दिखाता है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल समय। अनुकरण क्या होता है, अनुकरण समझ गए कि परिवार और समाज का नकल करके बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीख जाते हैं, भाषा को अर्जित कर लेते हैं। अभिप्रेरणा एवं रुचि, किसी कार्य को सफलता के पीछे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका रुचि। ठीक है, सफलता जैसे जैसे आदमी को मिलता है या फिर आप सीखने में भी अगर जैसे जैसे सफलता मिलेगा उनका रुचि भी बढ़ते चला जाएगा, लेकिन उससे पहले भी जरूरी ये है कि रुचि इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। अगला टॉपिक जो है वह है व्याकरण की शिक्षण विधि क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। और भाषा जो अधिगम था उन्हीं से रिलेटेड बातें हैं कि इसमें क्या क्या होता है, इनके प्रकार। तो आगमन विधि है एक, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है अनुकरण, चौथा है व्याख्यान और पांचवा है भाषा संस्करण। तो आगमन विधि में क्या होता है कि छात्र केंद्रित ये अधिगम है। ठीक है, इसमें बच्चों को ज्ञात चीज़ों से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, जैसे पहले जब कोई टीचर्स अगर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ चीज़ बताने से पहले ही उसे कुछ वस्तुओं का एग्जाम्पल देते हैं, कुछ चीज़ों का, कुछ क्रियाओं का पहले एग्जाम्पल देते हैं। उसके बाद उनके जो हैं वो उनसे रिलेटेड जो भी नियम होता है उनके बारे में बताया जाता है। तो जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसे सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर कह सकते हैं, पहले दिखाया फिर उसको समझाया। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाया जाता है।
सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाना, इसको सिखाना, विशिष्ट रूप चीज को सिखाना, यही है आगमन विधि। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके थोड़ा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि साइंस के कोई टीचर्स हैं और वो टीचर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम, और उन नियम से पहले हमने उसे एक एग्जाम्पल दिया और कहा कि न्यूटन साहब एक बार जो है न्यूटन के द्वारा जो है ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया गया है। और न्यूटन साहब एक बार एक आम के नीचे बैठे हुए थे और आम गिरा, तो उन्होंने थिंक किया, सोचा कि आम नीचे ही क्यों आया। तो इन्हीं के द्वारा उन्होंने लॉ दिया था गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो थोड़ा बच्चों को थोड़ा ना जागरूक बना दिए, एक मूर्त चीज़ों को थोड़ा उनके आँख के सामने दर्शा के फिर उन नियम को मैंने बताया। तो इसी को हम कहते हैं आगमन विधि। ठीक है, तो इसे छात्र केंद्रित होता है, ये ज्ञात से अज्ञात होता है, सरल से कठिन की ओर, सरल से हम कठिन नियम की ओर, तो नियम थोड़ा कठिन होंगे लेकिन जो बताया वो सरल होगा। मूर्त से अमूर्त, ठीक है, जो दिखाया समझाया वो उनके दृश्य दिखाया, उसको हम मूर्त से अमूर्त या चित्र फिगर वगैरह बना के दिखाएं। फिर स्थूल से उसे सूक्ष्म की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसे हम कहते हैं आगमन विधि। समझ में आ गया होगा, कोई डॉट। चलिए, दूसरा है निगमन विधि। से आप क्या समझते हैं निगमन विधि क्या है? ये देखिए, ठीक है, इसके उल्टे हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसमें जो है वो पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके एग्जाम्पल बताए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं निगमन विधि। इसमें ठीक उल्टा, ये शिक्षक केंद्रित होते हैं, शिक्षक ही सारे नियम को डील करते हैं और वही एक एक एग्जाम्पल बताते जाते हैं। ठीक है, इसको अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, पहले नियम, फिर उसके बाद जो है, अगर मान लीजिए साइंस के ही टीचर हैं और सबसे पहले उन्होंने जड़त्व के एक नियम को डील कर दिया, बता दिया। फिर जड़त्व के नियम को बताने के बाद उन्होंने जो है वो बताया कि जड़त्व के नियम की वजह से ही जब हम जो है वो किसी बस में बैठे होते हैं और एकाएक ब्रेक लिया जाता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। रीज़न क्या है? तो ये चीज़ें जो है, पहले हमने जड़त्व के नियम को बताया कि जड़त्व का वह गुण है जो अपनी अवस्था को बनाए रखता है, गति की अवस्था में हो या विराम की अवस्था में, रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो अपनी अवस्था को बनाए रखता है जब तक उसके जो है वो बाह्य बल काम नहीं करता है। तो इसी चीज़ को पहले समझा के, नियम को समझा के, फिर उसके सामने जो है एक एग्जाम्पल दिया। तो इस तरह के विधि को हम कह सकते हैं निगमन विधि। ठीक है, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, इसको निगमन, इसको आगमन। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगमन मतलब आ रहा है आपको पहले से आँख के सामने, फिर नियम समझ रहे हैं। निगमन पहले नियम फिर, ठीक है, उदाहरण। चलिए, अमूर्त से मूर्त की ओर हम जाते हैं। उसके बाद है अनुकरण। ये शिक्षक का उच्चारण को बच्चे सुन करके जो है वो सीखते हैं, बोलते हैं उसके पीछे पीछे। तो पहले शिक्षक, बाद में बच्चे उसके साथ साथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अनुकरण विधि। उसके बाद है व्याख्याकरण विधि। ये सबसे प्राचीन है और टीचर जो हैं वो एक बुक लेते थे और उसको व्याख्या कर रहे हैं, उसको पढ़ा के व्याख्या कर रहे हैं और फिर उसको जो है वो बच्चों से जो है, उसके बाद उनके व्याकरण का ज्ञान, ये वो, तो ये सब ये हैं व्याख्यान विधि। उसके बाद भाषा संस्करण, इसमें व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। अब आइए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस फंसते भी हैं, क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। कक्ष में बहुभाषिकता एक प्रकार के संसाधन है बच्चों के लिए। बहुभाषिकता का मतलब ये हो गया, एक से अधिक भाषा वाले छात्र जो हैं वो एक ही जगह, जो एक ही क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं, एक ही स्कूल में होते हैं, उस समय उन्हें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला बात है, स्वाभाविक है कि एक बच्चे अगर अंग्रेजी बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई भी भाषा बोलता है, तो अगर अलग अलग भाषा बोलेंगे बच्चे, अनुकरण की प्रोसेस तो होता ही है बच्चों में, तो वो अपने सहपाठियों को देखते हुए कुछ न कुछ दूसरे भाषा की जानकारी भी होगी। उनसे बातचीत करने से उनकी सांस्कृतिक, उनके रहन सहन, उसके स्वभाव, उसकी सहिष्णुता, इन सब में उन सब का उजागर होता है, उनका संस्कार, हर चीज़ उसका डेवलप होता है। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, विद्यार्थियों के शब्द में वृद्धि होता है इनसे। ठीक है, रचनात्मक जो भी होगा, अगल बगल के भाषा होंगे उन सबको सीखेंगे वो।
दूसरे लैंग्वेज को भी वो सीखने में उन्हें आसानी होगा। सभी बच्चों के एक दूसरे के सांस्कृतिक भाषा को समझने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। सामाजिक सहिष्णुता इन सबसे बढ़ता है। ठीक है, सबके प्रति रिस्पेक्ट, सभी के है उनके प्रति उनका आदर, रिस्पेक्ट करने का अवसर मिलता है। भाषा कौशल, एक देखिए, एक होता है अभिव्यक्तात्मक, एक होता है कि भाषा कौशल का मतलब क्या है कि भाषा संप्रेषण करने का शैली। ठीक है, किसी के सामने जो है वो संप्रेषण, मैसेज देने का जो है वो एक प्रोसेस है। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो बोलकर और लिखकर। ठीक है, इसको हम कहते हैं अभिव्यंग्यात्मक या ग्रहणात्मक कौशल। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ये होता है बोलना और लिखना, बोलना लिखना, या फिर सुनना पढ़ना। ठीक है, ये दो प्रकार के। एक ग्रहणात्मक होता है, सुनकर फिर पढ़ना। ठीक है, एक होता है आपका बोल करके फिर लिखना। ठीक है, तो ये व्यक्तात्मक होगा या ग्रहणात्मक। उसके बाद है ये, लेकिन एक साथ नहीं होगा, कभी भी क्रम में नहीं होता, ये एक साथ ही होता है, ये क्रम में नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाषा कौशल के प्रकार क्या क्या है। एक है श्रवण कौशल, दूसरा है वाचिक, तीसरा है पढ़ना, चौथा है लेखन। तो श्रवण कौशल में क्या होता है कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। भाषा कौशल के श्रवण, सुनकर और उसके अर्थ ग्रहण करने का प्रोसेस श्रवण होता है कौशल। दूसरा है वाचिक या मौखिक, इसमें विचारों को बोलकर, ठीक है, ग्रहण करना, इसको हम क्या कहते हैं, वाचिक या मौखिक प्रोसेस। तीसरा है पढ़ना, पढ़कर मतलब पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना। एक हो गया सुन करके उनके अर्थ को ग्रहण करना, दूसरा बोलकर मौखिक विचारों को सुनकर जो है वो उनके अर्थ को समझना। तीसरा है पढ़ना, समझ में आ गया, जो पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना। लेखन, विचारों को लिखकर उसके अर्थ को समझना। तो इन प्रकार के भाषा जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या रोल। तो मूल्यांकन सीखने सिखाने की एक निश्चित प्रक्रिया है। अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर का पता लग पाता है। इससे अधिगम, क्या सीख रहा है बच्चे, इन चीज़ के बारे में हमको पता चलता है। इनका मेन उद्देश्य क्या है, व्यवहार, आचरण, बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलप हुआ इनके बारे में समझना, उनकी योग्यता कहाँ तक हुआ और क्या क्या उनमें परिवर्तन आया। ठीक है, उनके कौशल, उनके रुचि, इन सब का पता लग पाता है और क्या क्या परिवर्तन हुआ बच्चों के अंदर, इन सब के बारे में पता चल पाता है। मूल्यांकन के द्वारा ही टाइम पर लेने से पता चल पाता है। ठीक है, तो उसके बाद उनके अध्यापन मतलब टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, कहाँ तक सिखा पाए हैं, या फिर उनके अभी पहले जो था प्रोसेस, टाइम टू टाइम उसका मूल्यांकन होते रहता है बच्चों का, तो उनसे ये पता चल पाता है वो कहाँ तक जो है वो सीख पाए हैं। और शिक्षक के पढ़ाने के प्रोसेस क्या हैं, जो पहले क्लास में था क्या लगातार उसी सेम टू सेम पढ़ा रहे हैं कि चेंज हुआ कि नहीं। इन सब से आपको मूल्यांकन से बहुत सारे चीज़ों का जो है वो ज्ञान प्राप्ति होता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं और इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं मूल्यांकन के प्रकार। इससे पिछले वाला टॉपिक जो था उसमें हमने समझा मूल्यांकन क्या होता है, और इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में। तो पहला है रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये क्या होता है कि बच्चों का लगातार प्रतिपुष्टि, जिसको हम इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं, के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये रचनात्मक में मतलब पढ़ाते पढ़ाते ही जो है वो किसी बच्चे से उठा करके जो टीचर जो है किसी टॉपिक्स को पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं किसी बच्चे को उठा के पूछ दिए, तो इसको हम कह सकते हैं रचनात्मक या निर्माणात्मक जो है वो मूल्यांकन करना। दूसरा होता है निदानात्मक जो मूल्यांकन होता है। ये क्या होता है, ये सीखने के समय जो भी कठिनाई होता है बच्चों के अंदर, तो उस कठिनाइयों का पता लगाना। ठीक है, ये निदानात्मक होता है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये अगर पता लग जाएगा किसी बच्चे के अंदर से, तो उसे हम किस चीज़ की कमी है, ठीक है, उसको दे करके उसे हम सिखा सकते हैं। ठीक है, कि क्या कारण है, रीज़न क्या है कि ये भाग, अगर कोई बच्चे मान लो कि हमने डिवाइड दे दिया एक बच्चे को, और रीज़न क्या है कि ये भाग सीख नहीं पा रहा है, तो अगर वो डिवाइड नहीं सीख पा रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, इस चीज़ को पता लगाना निदानात्मक प्रक्रिया होगा।
एक है योगात्मक प्रक्रिया क्या होता है, योगात्मक जो मूल्यांकन होता है ये क्या होता है। यह सत्र के अंत में होता है जब टीचर्स जो हैं वो किसी टॉपिक्स को पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चंस कर दिए, तो इसको हम, जैसे अभी मैं आपको सारी चीज़ करवाने के बाद कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसको आप आंसर दीजिए, ठीक है, तो इसको हम योगात्मक कहते हैं, ठीक है। ये पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आता है टॉपिक आता है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके क्या क्या हैं। आकलन करने के क्या क्या उचित तरीके हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, तो आकलन करने के लिए उचित तरीके हैं। दूसरा, बच्चों को प्रश्न पूछना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उचित आकलन करने का उचित तरीके हैं। उसके बाद एक VBI टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपके किसी न जो है वो सीटेट के एग्जाम में यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। टॉपिक का नाम है पोर्टफोलियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक प्रकार की ऐसी फाइल है जिसमें एक निश्चित समय में, मतलब एक निश्चित अवधि, एक टाइम पीरियड में बच्चों के द्वारा किए गए कामों का संग्रह है, ठीक है। काम का मतलब क्या हो गया, उनके उपलब्धियां, उसकी जो भी प्रगति है, कमी है, उन सभी को उस पोर्टफोलियो है उसके अंदर रखा जाता है। इसमें बच्चों के उपलब्धियां, प्रगति, कमियों, इन सब के बारे में रखा जाता है। बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे व्यक्तिगत, उसके पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक, ठीक है, तो इन सब के बारे में उस पोर्टफोलियो में बिहेव, उसका व्यवहार कैसा है, इन सब के बारे में लिखा जाता है। मूल्यांकन करना इससे क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। एक टॉपिक है समग्र और सतत मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। RTE 2009 के अनुसार से जो है वो CEU को प्रत्येक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का, उसे जो है वो पूरी होने तक लागू किया गया है। ये सतत क्या होता है कि कहाँ कहाँ कमी रह गई, ठीक है, सीखने में, उसे सुधार करने के कदम, ये सतत जो है वो मूल्यांकन है। दूसरा है समग्र, बच्चे में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी का पता लगाना समग्र मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे टॉपिक समझा, मूल्यांकन के प्रकारों के बारे में समझा, उसके बाद आकलन करने की प्रगति, कैसे आकलन की प्रगति मिल सकता है, दूसरा पोर्टफोलियो, उसके बाद सतत और समग्र मूल्यांकन के बारे में समझा। एक टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, कि जब निदानात्मक, ये निदानात्मक मूल्यांकन के बाद की प्रोसेस है, जब बच्चों के अंदर किस चीज़ की कमी है जब हमें पता लग जाता है, फिर बच्चों को उसके बारे में समझाना, डेट्स कॉल्ड द उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, ठीक है, दूर करना उसके कमियों को। शिक्षण सामग्री से रिलेटेड बातें क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। शिक्षण सामग्री क्या है, पढ़ाते समय जिस किसी भी वस्तु, जिस किसी भी शिक्षण की चीज़ों का यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, शिक्षण सामग्री कहते हैं। इनके प्रकार के बारे में बात करें हम कि श्रव, बच्चे सुन करके भी जो है वो कुछ सीखते हैं, तो जैसे रेडियो, टेलीफोन, रिकॉर्ड, ठीक है, उसके बाद ग्रामफोन, ये सब तो इसे श्रम जो है वो शिक्षण सामग्री है। दूसरा है दृश्य, देखकर बच्चे सीखते हैं, जैसे श्याम पट पर लिखे हुए चीज़ें, उसके बाद बुलेटिन बोर्ड, उसके बाद फ्लेनिन बोर्ड, कार्टून, मॉडल, ये सब बना करके जो है वो बच्चे को कहते हैं कि ले करके आइए, और उसको देख करके भी जो है बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसके बाद श्रव्य और दृश्य, मतलब सुनते भी हैं और देखते भी हैं, ठीक है, दोनों चीज़। ये आप देखते होंगे बच्चों का जो है वो मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, वहाँ से भी भाषा अर्जन करते हैं, उसके बाद टीवी में भी, ठीक है, तो इनसे बोलता हुआ रहता है और साथ साथ जो है वो देखता भी है। उसके बाद एक और है क्रिया सहायक शिक्षण। ये क्या होता है, ये क्रिया सहायक शिक्षण होता है कि जब हम ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करा करके बच्चों को सिखाया जाता है, किसी उद्यान या का भ्रमण करा, किसी संग्रहालय का भ्रमण करके, तो इन सभी बच्चों के अंदर जो है वो भाषा का ज्ञान होता है। तो आपने इस वीडियो में पूर्ण रूप से जो पेडागोगी था हिंदी का उसके बारे में आपने देखा। इससे रिलेटेड ढेर सारे मैं क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाने वाला हूं, आप जरूर देखिए और साथ साथ अपने सहपाठियों में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।